कभी कभी इंसान के साथ वो कुछ हो जाता है जिसका वो सोच भी नहीं सकता। उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि आने वाले वक्त में उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। ऐसे ही कुछ वाकयात मुझे रिसीव हुए हैं जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान और मैं आप सबकी भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आप सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको ऐसे ही खुश और आबाद रखे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके हमारी हॉरर स्टोरीज फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप मुझसे अपना वाकया शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। आज के वाकयात बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा और सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो जल्दी से अपने आसपास इसार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि हमारे बड़े कहते हैं कि जब इन मखलूकात का जिक्र होता है तो ये बड़ी दिलचस्पी से आपके करीब आ जाती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं। बढ़ते हैं वाकयात की जानिब। आज की एपिसोड का पहला वाकया जैन ने भेजा है, जो सऊदी अरब के शहर दमाम में रहते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम जैन है। वैसे तो मेरा ताल्लुक पाकिस्तान खुशाब से है, लेकिन मैं पिछले 10 साल से सऊदी अरब के शहर दमाम में रह रहा हूँ। मैं यहाँ एक जूस की फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ। जिस फैक्ट्री में मेरी मुलाजमत है, किसी बिना पर उसका नाम नहीं जाहिर करूँगा। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम सब मिल बांट कर काम करते हैं। कुछ पाकिस्तानी हैं जबकि कुछ बांग्लादेशी भाई भी यहाँ मुलाजमत करते हैं। हम काफ़ी सालों से एक साथ काम कर रहे हैं। किसी को कहीं जाना हो, ज़रूरी काम हो या कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसका काम भी हम लड़के संभाल लेते हैं। हम सिर्फ मुलाजमत ही नहीं करते बल्कि एक दूसरे के साथ फैमिली की तरह रहते हैं। इस तरह हमारी फैक्ट्री में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती। ये बात पिछले रमज़ान की है। रमज़ान का पहला अशरा चल रहा था। मेरी ड्यूटी टाइमिंग्स दिन 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हुआ करती थी। उस दिन रात के 10 बजने वाले थे। मैं क्लोजिंग कर रहा था कि इसी दौरान मुझे पता चला कि जो गाड़ी माल लेकर रियाद जानी थी उसके ड्राइवर की तबीयत ख़राब हो गई है, जिसे हॉस्पिटल ले गए हैं। उस वक्त कोई और भी ड्राइवर मौजूद नहीं था, क्योंकि सब ड्राइवर्स अपना अपना माल लेकर दूसरे शहरों की तरफ रवाना हो चुके थे। ये डिलीवरी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि रमज़ान की वजह से जूस की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। जो माल ड्राइवर ने लेकर जाना था वो अच्छा खासा माल था। अगर इसे डिलीवर ना किया जाता तो ड्राइवर को वार्निंग मिल सकती थी, जो कि उसकी नौकरी के लिए अच्छा नहीं था। मेरा दोस्त फुरकान, जो कि मुझे इस सारी बात से आगाह कर चुका था, कहने लगा कि जैन ये डिलीवरी हम कराते हैं। वैसे भी तुम्हें गाड़ी चलानी आती है और तुम्हारा लाइसेंस भी है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इस तरह हम 2 लोग हो जाएंगे तो सफ़र का पता भी नहीं चलेगा। मैंने कहा ठीक है, तुम ऑफ कर लो, फिर चलते हैं। वैसे भी नेकी का काम है, किसी का भला हो जाएगा। फुरकान की ड्यूटी रात 12 बजे ख़त्म होनी थी। मैंने 10 बजे अपनी क्लोजिंग मुकम्मल की और फुरकान की ड्यूटी ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर आराम किया और करते करते रात के 12 बज गए। गाड़ी में माल पहले से लोड हो चुका था। मैंने चाबी उठाई, फुरकान को लिया और अल्लाह का नाम लेकर इस सफ़र का आगाज़ कर दिया। हमारा ये सफ़र लगभग 5 घंटे का था। हमने दमाम से रियाद जाना था। जैसा कि सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए हमें अंदाज़ा था कि हमारी सहरी रास्ते में ही होगी। इसलिए हम दोनों दोस्तों का इरादा था कि जब सहरी का वक्त होगा तो किसी भी जगह रुक कर सहरी करेंगे और फिर से अपने इस सफ़र को जारी कर देंगे। उस रात मौसम भी बहुत खुशगवार था, न गर्मी न सर्दी, हवा में खूबसूरत सी ठंडक। हम सफ़र तय करते काफ़ी आगे निकल आए थे। अब जिस सड़क पर थे उसके इर्द गिर्द सहरा का सिलसिला शुरू हो चुका था। काला आसमान और सिर्फ सितारे, और रोड पर सिर्फ हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स। हमारे पीछे से तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ आती और हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके सड़क पर गुम हो जाती, क्योंकि हमारे पास कार्गो वैन थी जिसकी रफ्तार सऊदीया में चलने वाली बाकी गाड़ियों से काफ़ी कम होती है। जब हमने आधा सफ़र तय कर लिया तो मैंने सोचा कि कहीं आराम के लिए रुकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा ड्राइविंग का आदी नहीं था। मैं चाहता था कि कुछ देर के लिए ब्रेक लिया जाए, लेकिन फुरकान का कहना था कि अभी इसी तरह जाने दो, एक ही बार सहरी के लिए रुकेंगे, सहरी भी कर लेंगे, रेस्ट भी मिल जाएगा। मैंने कुछ देर और गाड़ी चलाई। उसके बाद एक वक्त आया जब मेरी बिल्कुल बस हो गई। मैंने फुरकान से कहा कि मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, कुछ देर बाहर निकलते हैं, फिर सहरी के लिए भी रुक जाएंगे। फुरकान, जो कि अब महसूस कर सकता था कि मैं वाकई थक चुका हूँ, इसलिए अब की बार वो कुछ भी नहीं बोला। हमने गाड़ी साइड पर लगाई और अंधेरे में रुककर बाहर की ठंडी हवा को एंजॉय करने लगे।
मैं जो कि बैठ बैठ कर तंग आ गया था, जैसे ही बाहर निकल कर खड़ा हुआ, जिस्म में एक सुकून की लहर दौड़ उठी। हम दोनों गाड़ी के साथ टेक लगाकर आपस में बातें कर रहे थे। हमारा रुख सहरा की तरफ था। ये एक सुनसान सहरा था। जहां तक नजर जा सकती थी सिर्फ सहरा ही नजर आता था, ना बंदा ना बंदे की जात। सुनसान सहरा जिसके साथ हम रोड पर खड़े बातें कर रहे थे। इसी दौरान हमें अंधेरे में कुछ अजीब सा दिखा। थोड़ा गौर किया तो यूं महसूस हुआ जैसे सहरा में कोई चल रहा हो। रिजवान भाई, वो कोई अजीब सी चीज थी। कभी लगता था कि हमारी तरह का इंसान है जो लंगड़ा कर चल रहा है, लेकिन चलते चलते वो धुएं की शक्ल इख्तियार करके साया बन जाता, और कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई जानवर है। हम दोनों पूरी तवज्जो के साथ उसे देख रहे थे और अंदर ही अंदर जानना चाह रहे थे कि ये आखिर क्या चीज है। लेकिन जो ही हमारी आंखें उस पर फोकस करती, वो चीज बहुत तेजी से मूवमेंट करने लगती और अपनी जिसामत को धुएं की शक्ल में बदल लेती। वो जो कोई भी चीज थी उसने हमें बहुत उलझाए रखा, और एक वक्त आया जब वो हमारी आंखों से ओझल हो गई। जैसे ही वो चीज गायब हुई तो फुरकान ने मुझे कोनी मार के कहा कि जैन, यहाँ पर कुछ था ना। रिजवान भाई, ये सुनते ही मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि जो कुछ फुरकान ने मुझसे बोला था वो आवाज फुरकान की नहीं बल्कि किसी औरत की आवाज थी। और जब मैंने फुरकान की तरफ देखा तो उसकी आंखों के आने सफेद हो चुके थे। उसकी दोनों आंखें ऊपर की तरफ फिर चुकी थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी मुझ पर हमला आवर होगा और मेरा गला दबा देगा। वो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे औरतें करती हैं। उसके होंठों की बनावट और चेहरा ऐसा हो चुका था जैसे औरतों का होता है। उसका जिस्म बिल्कुल सख्त पड़ चुका था, हाथ पांव टेढ़े हो गए थे। रिजवान भाई, मैं एक ऐसी जगह फंस चुका था जो मुकम्मल सुनसान थी। आसपास सहरा था और सड़क पर कोई गाड़ी भी नहीं थी, और सामने मेरा दोस्त जिस पर वो मखलूक हावी हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। मेरा दिमाग एकदम खाली हो चुका था। मैं एक ऐसी कैफियत में था कि अब मुझे लग रहा था कि हम इस मुश्किल से अब कभी भी नहीं निकल पाएंगे। उसी वक्त अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मेरी जुबान पर सूर्य नाश जारी हो गई। मैंने जैसे ही सूर्य नाश पड़ी, फुरकान के मुंह से एक चीख निकली और उसके साथ ही जिस्म में एक जोर का झटका लगा, जैसे उसे किसी ने सुई चुभोई हो। ये देखने के बाद मैंने सूर्य नाश को जारी रखा और पढ़ते पढ़ते अपनी आवाज को बुलंद करता गया। फुरकान एक औरत की आवाज में चीख रहा था, क्योंकि जो कुछ मैं पढ़ रहा था उससे उस मखलूक को तकलीफ पहुंच रही थी। देखते ही देखते फुरकान की आवाज मध्यम पड़ने लगी, लेकिन मैं जो पढ़ाई कर रहा था मैंने उसे बरकरार रखा, और कुछ ही देर में फुरकान बेहोश हुआ और जमीन पर गिर गया। मैंने जल्दी से उसे उठाया और वैन में बिठाकर सीट लंबी कर दी। फौरन से पानी की बोतल निकाल कर जब उसके चेहरे पर छींटे मारी तो उसने एक जोर का झटका लिया। जब मैंने उसे पानी पिलाया तो वो बंद ही आंखों के साथ पूरी बोतल पी गया। मैं मदद की तलाश में बाहर निकला, इधर उधर देखा, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। मैं फिर से गाड़ी में आया और फोन निकालकर हेल्पलाइन पर कॉल करने ही वाला था कि अचानक मुझे सामने से पुलिस की एक गाड़ी नजर आई, जो बीच रास्ते पर हमें रुका देखकर हमारी तरफ ही आ रही थी। वो पुलिस की गाड़ी ठीक हमारी गाड़ी के पीछे रुकी, जिसमें से कुछ पुलिस वाले बाहर आए जो रुकने की वजह मालूम करने आए थे। फिर मैंने उन्हें बताया कि हम माल लेकर रियाद जा रहे थे, कि रास्ते में मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से हमें यहाँ रुकना पड़ा। मैं वैसे भी परेशानी की हालत में था, और अगर आप लोग ना आते तो मैं हेल्पलाइन पर कॉल करने वाला था। रिजवान भाई, कुछ ही देर में उन पुलिस वालों ने एम्बुलेंस बुलवाई, जिसमें मेरे दोस्त को फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया। उस जगह से 1 घंटे की दूरी पर एक छोटा सा हॉस्पिटल था, जहां मेरे दोस्त को उस रात के लिए एडमिट कर लिया गया। मैंने फोन भी कर दिया था, हमारे कुछ और कोलीग्स भी वहीं पहुंच गए थे। वो पूरी रात फुरकान उसी हॉस्पिटल में रहा, जिसके बाद अगले दिन वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हुआ। इस वाक़े के बाद फुरकान नॉर्मल रहा। हाँ, वो कभी कभार डर जरूर जाता था, लेकिन जो चीज़ उस पर हावी हुई थी वो मुसलसल उसके साथ नहीं रही। वो कुछ देर के लिए फुरकान पर हावी हुई थी, जिसने अपना अच्छा खासा जोर दिखाया। जब ये सब हुआ तब मैं फुरकान के सामने खड़ा था, और उस वक्त जो उसकी हालत थी मैं आपको बता भी नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है कि वो मखलूक औरत में से थी, कोई चुड़ैल थी जो उस पर हावी हो गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस चीज़ ने उसको दोबारा कभी तंग नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि जब रात में आप सफ़र कर रहे हो तो आपको वीराने में नहीं रुकना चाहिए। अगर आपका रुकने का दिल चाह रहा है तो आबादी आने का या किसी ऐसे पॉइंट का इंतज़ार करें जहाँ रुक कर आराम करना मुनासिब हो। हमें मालूम नहीं होता कि जिस वीराने में हम कुछ देर के लिए रुके हैं वहाँ हमसे पहले का कोई और भी मौजूद हो सकता है। बढ़ते हैं आज के एपिसोड के आखिरी वाक़े की जानिब। ये वाक़या जिन्होंने भेजा है वो अपना और जगह का नाम जाहिर नहीं करना चाहते। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी।
अस्सलाम वालेकुम रिजवान। मैं आपका एक पुराना सब्सक्राइबर हूँ और अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहूँगा। जो वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये वाक़या हमारे गांव में पेश आया। चंद साल पहले की बात है। एक तबलीगी जमात का छोटा सा काफिला हमारे गांव में तबलीग के लिए आया। हमारा गांव पहाड़ों के दरमियान में आता है और मगरिब के बाद यहाँ गैर मामूली खामोशी छा जाती है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलते क्योंकि हमारे गाँव में ऐसी कई जगहें हैं जो पुरस्रार समझी जाती हैं। मकामी लोगों ने उन्हें खबरदार किया कि ईशा के बाद मस्जिद से बाहर ना निकलें। मस्जिद से बाहर तो दूर की बात, मस्जिद के सहन में भी ना जाएं। मगर वजह कोई वाज़ेह नहीं बताई। जमात वाले मस्जिद में थे, अपना सामान रखा और सोने की तैयारियों में लग गए। रात तकरीबन 2 बजे काफिले के एक रुकन की आंख खुली। उसे लगा जैसे मस्जिद के सहन में किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। उसने समझा शायद कोई नमाजी तहज्जुद के लिए उठा होगा। जब उसने दरवाजे की झरी से देखा तो एक लंबा सा साया सहन में खड़ा था, बिल्कुल साकित। उसने दूसरे साथी को जगाया। दोनों ने दोबारा देखा तो इस बार सहन खाली था। वो वापस लेट गए। मगर चंद मिनट बाद मस्जिद के अंदरूनी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाजा अंदर से बंद था। ये देखकर उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने आहिस्ता से हिम्मत करके पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब ना आया। सिर्फ ठंडी हवा का झोंका अंदर महसूस हुआ, जैसे अंदर कोई हवा चली हो, हालांकि खिड़कियां भी बंद थीं। सुबह फजर के बाद जब उन्होंने इमाम साहब को बताया तो पहले वो कुछ देर के लिए खामोश रहे। फिर कहा, जब आप यहाँ से जाने लगोगे इसका जवाब मैं तब दूंगा। अभी किसी वजह से नहीं दे सकता, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ हो तो उसे देखने की गलती मत करना। रिजवान भाई, वो दोनों लोग इसी तजस्सुस में रहे कि ना जाने ऐसी क्या बात है। फिर वो रात भी आ गई जिसे अगली सुबह जमात वालों ने वापस चले जाना था। उस रात ठीक 2 बजे जमात के उन्हीं 2 लोगों को फिर से मस्जिद के सहन में किसी के चलने की आवाज आई। पहले तो वो काफी देर तक खामोशी से इस आवाज को सुनते रहे। किसी को जगा भी नहीं सकते थे क्योंकि जमात के बाकी लोग गहरी नींद सो रहे थे। इसी दौरान जब उन 2 में से एक ने झांक कर बाहर देखा तो मस्जिद के सहन में वही इमाम साहब मौजूद थे जिन्होंने उनसे कहा था कि इस बारे में मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम लोगों का यहाँ आखिरी दिन होगा। उन दोनों ने सोचा कि सुबह तो वैसे भी हमने चले जाना है, बाहर निकलते हैं और इमाम साहब से उस बात के बारे में भी पूछते हैं जिनका उन्होंने हमसे वादा किया था। वो दोनों बाहर निकले तो देखते हैं इमाम साहब मस्जिद के सहन में झाड़ू लगा रहे हैं। उन्होंने इमाम साहब को सलाम किया। इमाम साहब ने हल्का सा जवाब दिया, लेकिन उसी झुकी हुई हालत में झाड़ू लगाने में मसरूफ रहे। उन दोनों ने इमाम साहब से कहा कि हम इसलिए बाहर आए हैं कि आपसे उस रात वाली बात के बारे में पूछ सकें जिसका आपने हमसे वादा किया था। सुबह फजर के बाद हमने यहाँ से चले जाना है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप उस बारे में हमें अभी बता दें कि उस साए की क्या हकीकत है। इमाम साहब अब भी झाड़ू लगाने में मसरूफ रहे और आहिस्ता सी आवाज में बोले कि ये बताओ कि उस साए का कद कितना लंबा था। जिस पर उन्होंने बताया कि बहुत लंबा था। हमने उस दिन से पहले कभी इतना ऊंचा कद्दावर वजूद नहीं देखा। इस पर इमाम साहब ने जो जवाब दिया वो चौंका देने वाला था। इमाम साहब ने कहा कि वो मेरा बेटा था जो तहज्जुद पढ़ने आया था। तुमने उसकी इबादत में खलल डाला। तुम्हें यहाँ के मकामियों ने मना भी किया था कि गैर जरूरी बाहर मत निकलना। ये सुनकर उन तबलीगी जमात के लोगों ने समझा कि इमाम साहब मजाक कर रहे हैं। वो फौरन से बोले कि इमाम साहब, आपका बेटा कैसे हो सकता है? बस ये कहने की देर थी। इमाम साहब जो झुककर झाड़ू लगा रहे थे, जब उन्होंने अपना सर उठाकर उनकी जानिब देखा तो इमाम साहब का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था और उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जिसे देखते ही वो दोनों खौफ के मारे उसी जगह पर बेहोश हो गए। फिर फजर हुई तो जमात के बाकी साथियों ने उन्हें उठाया और फिर काफी देर बाद जाकर उन्हें होश आया। जो शख्स उन्होंने देखा था वो जिन्नात में से था, जो इमाम साहब के रूप में उस सहन में झाड़ू लगा रहा था। मैं सुनने वालों को एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा कि आप जब भी किसी इलाके में जाते हैं या सफ़र कर रहे होते हैं, तब वहाँ के मकामी किसी बात से मना करें तो उनकी बात को ज़रूर अहमियत दें, क्योंकि उस जगह के बारे में सिर्फ वही अच्छी तरह जानते हैं। वो वहाँ कई सालों से रह रहे होते हैं। ये मेरा वाक़या था। उम्मीद करता हूँ कि सुनने वालों को ज़रूर पसंद आएगा। मैं आज के वाक़यात भेजने वालों का दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी एपिसोड का हिस्सा बने। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई हो और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद एपिसोड्स मैं आप सबके लिए लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे होगा ये कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाएगा
اور میری ہر ایپیسوڈ آپ سب تک آسانی سے پہنچ پائے گی۔ آپ سب نیچے دیے گئے نمبر پر اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، جلد ہی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔